Hello, my dear students. I once again welcome you all to the world of general knowledge. Today, in this class, we're going to study about nature and science. But let me tell you that this is just the part 1 of this topic. तो आज के हम इस टॉपिक में हम नेचर एंड साइंस के बारे में स्टडी करेंगे, लेकिन ये सिर्फ एक पार्ट 1 है. सो पार्ट 2 आपके नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलेगा. Now in this topic, nature and science, the first thing which we're going to cover is about famous scientists. अब हम nature और science के बारे में अगर बात कर रहे हैं, so obviously हम scientist के बारे में भी study करेंगे. तो हम आज उन famous scientist के बारे में study करेंगे जिन्होंने हमारे इन technology को, हमारे science को कुछ अच्छा दिया है. Something new they have given. So let's go with the first scientist. Dr. APJ Abdul Kalam. As you can see or you can look at the picture that he was a man who is called Dr. APJ Abdul Kalam. He was known as the Missile Man of India. इनको हम Missile Man of India के फॉर्म में भी जानते हैं. हम इनको Missile Man India के उनमें भी कहते हैं. And what is the reason behind calling him Missile Man of India? इनको Missile Man of India कहने के पीछे reason क्या है? The reason is that he was the head architect of Pokhran 2 nuclear test. जो हमारे इंडिया में पहले एक पोखरण 2 न्यूक्लियर टेस्ट हुआ था, इस पर बेस्ड एक फिल्म भी आ चुकी है पोखरण. सो उनके ये हेड थे, वहाँ के ये हेड आर्किटेक्ट थे और इनके जो भी प्लान्स होते थे वही प्लान इम्प्लीमेंट किए गए थे, अप्लाई करे गए थे. एंड बिकॉज ऑफ दैट वो जो पोखरण जो न्यूक्लियर टेस्ट हुआ था वो सक्सेसफुल हुआ था. इसलिए इनको तभी से मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के रूप में जाना जाता है. ही वॉज ऑल्सो इलेक्टेड एज द 11th प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. वो हमारे कंट्री के, हमारे इंडिया के 11th प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं. The next picture which you see here is Nicolaus Copernicus. So he was a scientist who said that the sun is the center of the universe and that the earth and other planets revolve around it. So Nicolaus Copernicus ने ये invent करा और ये हमको explain करा कि actual में sun एक ही जगह पे सेंटर ऑफ द यूनिवर्स में रहता है और उसके ऑल अराउंड जो हमारे प्लैनेट्स हैं, अर्थ और उसके अलावा और जो भी प्लैनेट्स हैं वो घूमते हैं, वो ऑल अराउंड वो रोटेट करते हैं, ना कि सन. जबकि पहले लोगों को ये लगता था कि सन एक ही जगह पे खड़ा हुआ है और उसके चारों तरफ सन घूमता है, सन ऑल अराउंड मूव करता है. बट ऐसा नहीं है. उन्होंने ये बताया, उन्होंने एक्सप्लेन भी करा कि सन तो अपनी जगह पे है, बल्कि हम ही हैं जो सन के ऑल अराउंड मूव या ट्रैवल कर रहे हैं. The next scientist you can see here, Sir Isaac Newton. He explained the law of gravity. Now what do you mean by gravity? जब भी आपने देखा है कि जब भी आप जंप करें तो आप ऊपर स्काई में नहीं जाते हैं, बल्कि आप वापस नीचे की तरफ लैंड पे आ जाते हैं. अब ऐसा क्यों? सर इसेक न्यूटन के साथ भी ऐसा ही हुआ. जब वो छोटे थे तब उन्होंने देखा कि एप्पल ट्री से जो एप्पल है वो नीचे की तरफ, ट्री से नीचे की तरफ गिरा. तो उनको ये लगा कि ऐसा क्यों हुआ. जब ट्री अपने पेड़ से, उसने एप्पल ने ट्री से टूटा, गिरा, तो वो ऊपर की तरफ क्यों नहीं गिरा, वो नीचे क्यों आया. सो इसके रीज़न के पीछे को फाइंड आउट करने के लिए, जस्ट टू फाइंड आउट द रीज़न दैट व्हाई द एप्पल फ्रॉम द ट्री फॉल्स डाउन और वो ऊपर क्यों नहीं गया, इसका रीज़न फाइंड आउट करने के लिए ही उन्होंने ये लॉ ऑफ ग्रेविटी बनाई. तो जब भी हम जंप करते हैं या कोई भी चीज़, हम बॉल भी ऊपर की तरफ थ्रो करते हैं तो वो ऑटोमेटिकली नीचे आ जाती है. सो द रीज़न इज़ कि हमारे लैंड में कुछ ग्रेविटी है, कुछ मैग्नेट है. जैसे मैग्नेट होती है ना, चिपक जाती है, ऐसे मैग्नेट है जो जब भी हम जंप करेंगे तो हमको नीचे की तरफ वो खींचती है. सो That law of gravity was invented by Sir Isaac Newton. ये हमें Sir Isaac Newton ने बताया था कि एक्चुअल में लैंड में एक तरह का मैग्नेट है. तो ये इस लॉ को हम कहते हैं लॉ ऑफ ग्रेविटी. The next scientist you can see here, Sushruta. Sushruta
was an ancient surgeon and is called the founding father of surgery. So शूद्र एक ancient surgeon है, एक बहुत पुराने टाइम के एक डॉक्टर है, एक ऐसे सर्जन है जो ऑपरेशंस करते हैं. सर्जन कौन होते हैं? जो ऑपरेशन करते हैं. कई बार किसी की आइस में या लेग में या कहीं पे भी कहीं ऑपरेशन करना होता है, उसको ट्रीट करना होता है किसी भी बॉडी पार्ट को ऑपरेशन के ज़रिए, तो उनको हम सर्जन कहते हैं. तो ये बहुत पुराने टाइम के, एंशियंट टाइम के ये सर्जन रह चुके हैं और इन्हीं को हम कहते हैं कि इन्होंने एक्चुअल में सर्जरी फाइंड करी है. तो इसलिए इनको फाउंडिंग ऑफ फादर ऑफ सर्जरी, कि तो फादर ऑफ सर्जरी हैं कि क्योंकि इन्होंने, सुश्रुत्र जो साइंटिस्ट थे, इन्होंने एंशियंट के जो सर्जन हैं, इन्होंने ही ये सर्जरी फाइंड आउट करी थी कि अगर किसी की आइज़ ख़राब हो गई है या किसी का लेग ख़राब हो गया है तो ऑपरेशन के थ्रू हम उसको ट्रीट कर सकते हैं. सो ही वॉज द फाउंडर ऑफ द सर्जरी, इसलिए ये बहुत पुराने एंशियंट सर्जन हैं. द नेक्स्ट साइंटिस्ट यू कैन सी हियर मैरी क्यूरी. सो मैरी क्यूरी, शी वॉज द फर्स्ट वुमन to win the Nobel Prize for her pioneering work in radioactivity. आज के टाइम पे हम फ़ोन यूज़ करते हैं, तो आपने कभी देखा होगा कि फ़ोन कैसे कनेक्ट कर सकते हैं. कि आपने सोचा कि यहाँ पर बैठ के मैं कहीं दूर किसी पर्सन से बैठ के फ़ोन पे कैसे कनेक्ट कर सकती हूँ, कैसे मेरी बात उन तक कैसे पहुँच सकती है. हाउ कैन आई कनेक्ट विद दैट पर्सन थ्रू अ मोबाइल फ़ोन और थ्रू अ लैपटॉप और विद एनी अदर थिंग. और हाउ कम अ टेलीविज़न कुड रन हियर, टेलीविज़न कैसे चलता है, वहाँ की चीज़ें हमें यहाँ कैसे शो होती हैं. क्या आपने कभी ऐसे सोचा? नहीं. तो ये सब होता है रेडियो एक्टिविटी की वजह से. हमको हमारे आसपास एनवायरनमेंट में कुछ ऐसी वायर्स होती हैं जो हमको नहीं दिखती हैं. वही वायर्स होती हैं जो ट्रांसपेरेंट होती है, एक्चुअल में हमको नहीं दिखती है. कुछ रेज ऐसी होती हैं जो हमें आपस में कनेक्ट करते हैं. मैं यहाँ से अगर आपको फ़ोन करूँगी, मैं किसी को भी फ़ोन करूँगी, अपने फ्रेंड को, अपनी फैमिली को, तो वो मुझसे बात कर सकते हैं, लेकिन एक ऐसे वायर के थ्रू हम कनेक्टेड होते हैं जो हमको या किसी को भी नहीं दिखता है. तो वही मारी क्यूरी ने डिस्कवर करा कि इस तरीके की वायरिंग हमारे एनवायरनमेंट में है, ऐसी वायरिंग हमारे एनवायरनमेंट में छुपी हुई है जो हमको एक्चुअल में दिखती नहीं है, लेकिन वो एक्चुअल में है, वो सच में है, जिनसे हम दूर बैठे लोगों से कनेक्ट कर सकते हैं. सो दैट वाज डिस्कवर्ड बाय मारी क्यूरी, द वर्क ऑफ रेडियो एक्टिविटी. The last one which we'll see here is Charles Darwin. So Charles Darwin, he developed the theory of evolution. Now what do you mean by evolution? Evolution क्या होता है? वो कौन सी थ्योरी है जो उन्होंने evolution की थ्योरी उन्होंने डेवलप करी. तो एक्चुअल में evolution ये होता है कि कैसे एक छोटा सा बेबी बड़ा होता है और जब वो बड़ा होके ओल्ड हो जाता है तो उसमें क्या क्या चेंजेस आते हैं. कि जब वो बेबी होता है तो उसकी बॉडी में क्या चेंजेस होते हैं, तब उसकी बॉडी किस तरीके से वर्क करती है, उसकी स्किन किस तरीके से होती है. और जब धीरे धीरे वो बेबी बड़ा होता जाता है और ओल्ड होता है, टीनेज में आता है, एडल्ट होता है, ओल्ड होता है, तो कैसे उसकी बॉडी भी चेंज होती है, अंदर से हमारी बॉडी भी चेंज होती है, उनके फंक्शंस चेंज होने लग जाते हैं, उनकी स्किन चेंज होने लग जाती है, उनकी फीलिंग्स चेंज हो जाती है. तो ऐसे कैसे इवोल्यूशन, इसको कहते हैं इवोल्यूशन, कि एक प्लेस से जब दूसरी हम लाइफ में जाते हैं या हम कनेक्ट करते हैं तो वो कैसे चेंजेस आते हैं. सेम गोज़ विद एनिमल्स ऑल्सो. जब एनिमल्स छोटे होते हैं फिर वो धीरे धीरे बड़े होते हैं तो क्या क्या चेंजेस आप उनमें देख सकते हैं. जैसे उनकी आइज़ चेंज हो जाएंगी, जैसे हमारे ह्यूमन बींग्स में भी आइज़ का साइज़ बिग हो जाता है, माउथ बड़ा हो जाता है, स्किन अलग हो जाती है. यस, पहले छोटे होते तो सॉफ्ट स्किन होती हैं, हैंड्स छोटे होते हैं, जब धीरे धीरे बड़े होते हैं तो हैंड्स बड़े हो जाते हैं, आइज़ भी बड़ी हो जाती है, फेस बड़ा हो जाता है ना. हेयर्स भी हमारे चेंज हो जाते हैं, हमारा अंदर का बॉडी का सिस्टम भी धीरे धीरे चेंज होता है. तो ये क्यों होता है और कैसे होता है, इसी चीज़ को डेवलप करा है और इसी चीज़ को एक्सप्लेन करा है मिस्टर चार्ल्स डार्विन, जो कि बहुत बड़े साइंटिस्ट थे. नाउ द नेक्स्ट टॉपिक विच वी आर गोइंग टू कवर इज़ अबाउट द ह्यूमन बॉडी. ये भी हमारे साइंस में आता है, हमारी बॉडी भी एक तरह की साइंस ही है. सो लेट्स स्टार्ट विद इट.
Now in this picture you can see the stomach. Yes, हमारे ह्यूमन बॉडी में हम अंदर की बॉडी के बारे में हम इतना नहीं जानते हैं जितना हम बाहर की बॉडी के बारे में हम लर्न करते हैं. हैंड्स, आइज, लेग्स, फीट, इन सब के बारे में तो हम जानते हैं. बट व्हाट अबाउट द पार्ट्स ऑफ द बॉडी और व्हाट अबाउट द थिंग विच इज़ देयर इनसाइड आवर बॉडी, उन चीज़ों के बारे में क्या जो हमारे बॉडी के अंदर है. So the first thing which we'll see here is stomach. The red coloring part which you can see is called the stomach. This is a stretchy bag. एक तरीके का एक stretchy bag होता है, जैसे बैग होता है ना, इसको stretch कर लेते हैं, बड़ा कर लेते हैं, तो इस तरीके का एक stretchy bag है that holds our food. जो हम food खाते हैं उस food को वो hold करता है and then it mixes it with special juices. एक अंदर ही वो एक special juice होता है हमारी body के अंदर जिसके साथ वो उस फूड को मिक्स कर देता है. तो जब भी हम कोई खाना खाते हैं वो फूड हमारे इस स्ट्रेची बैग में जाता है. स्टमक उस फूड को होल्ड करके रखता है और हमारी बॉडी में कुछ स्पेशल जूसेस ऐसे होते हैं जिनके साथ वो उनको मिक्स करता है. सो दिस इज द वर्क ऑफ स्टमक. नाउ द नेक्स्ट यू कैन सी इज हार्ट. ये आपका हार्ट है, आपका दिल है. एंड दिस इज अ मस्कुलर ऑर्गन. ये एक मस्कुलर ऑर्गन है विच इज़ मेड अप ऑफ 4 चेम्बर्स, जिसके 4 चेम्बर्स आप देख सकते हैं. दैट सेंड ब्लड अराउंड द बॉडी, जो पूरी बॉडी में ब्लड सेंड करते हैं. हमारी पूरी बॉडी में ब्लड अगर आप देख सकते हैं, अगर आपके पैर में भी लगेगी तो आपके ब्लड आएगा, हाथ में लगेगी तो ब्लड आएगा. तो वहाँ कैसे आया ब्लड, पूरी बॉडी में ब्लड कैसे होता है, कौन पहुँचाता है, ये किसका वर्क है? इट इज़ द वर्क ऑफ हार्ट. तो इसके 4 चेम्बर्स हो सकते हैं. आप ऊपर दे सकते हैं 1 2 3 4. देयर आर 4 चेम्बर्स दैट सेंड ब्लड अराउंड द बॉडी. पूरी बॉडी में ये ब्लड सेंड करने का वर्क करते हैं जिससे कि आपको एनर्जी मिलती है. द नेक्स्ट थिंग, डिड यू नो, क्या आपको पता है कि एक एडल्ट का हार्ट पंप करता है अबाउट 6000 to 7500 लीटर ब्लड डेली. तो एक एडल्ट हार्ट, जो एक बड़े का हार्ट होता है, बड़े पर्सन का जो हार्ट होता है, वो पंप करता है, धुक 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 ऐसे पंप करता है पर डे, पूरे एक दिन में 6000 से लेके 7500 लीटर तक का ब्लड. दिस इज़ अबाउट 5 लीटर ब्लड एवरी मिनट. मतलब हर एक मिनट में 5 लीटर ब्लड आपकी पूरी बॉडी में हार्ट पंप कर देता है. नाउ द नेक्स्ट थिंग कम्स हियर, जॉ. योर जॉ लाइन. दिस इज अ पेयर ऑफ बोन्स. ये आपके नोज का जो बिल्कुल नोज वाला जो आपका स्ट्रेट पार्ट है, ये आपका नोज है. दिस इज द नोज एंड ये जो आपका नोज का पूरा ये जो स्ट्रेट पार्ट है, दिस वी कॉल्ड जॉ. सो दिस इज अ पेयर ऑफ बोन्स दैट फॉर्म द फ्रेमवर्क ऑफ द माउथ. ये एक बोन्स का एक पेयर है, बोन्स को जोड़ रखा है, एक पेयर बना रखा है जो पूरे आपके माउथ को एक फ्रेमवर्क, एक स्ट्रक्चर देता है. अगर ये थोड़ा भी इधर उधर हो जाए तो आपका फेस भी बिल्कुल अलग दिखेगा, टेढ़ा दिखेगा. सो इट फॉर्म्स द फ्रेमवर्क ऑफ द माउथ. ये माउथ का एक फ्रेमवर्क है, बहुत अच्छा स्ट्रक्चर बनाता है. एंड इट इज़ यूज्ड फॉर बाइटिंग, च्यूइंग एंड पल्पिंग फूड. ये खाने को चबाने के लिए, च्यू करने के लिए और फूड को पल्प करने के लिए यूज़ में लिया जाता है. सो दिस इज कॉल्ड द जॉ. The next you can see here is liver. Now this organ helps digest food and absorbs important nutrients. It is a very important part of your body. Liver बहुत important part है क्योंकि ये एक ऐसा organ है जो आपकी food को digest करता है. आप जो भी खाते हो वो stomach में तो जाता है, special juices के साथ mix भी होता है, बट उसको डाइजेस्ट करने का काम, उसको पचाने का काम कि वो अच्छे से फिनिश हो जाए. क्योंकि अगर आप खाते ही जाएंगे और स्टमक में फिल होता जाएगा तो आपका स्टमक तो बिग हो जाएगा, फूल जाएगा बिल्कुल बलून की तरह. तो ऐसा नहीं होना चाहिए. इसलिए लिवर ये काम करता है कि फूड को डाइजेस्ट करे. जो अच्छा फूड होगा वो उसको ब्लड में ट्रांसफ़र कर देगा और जो ख़राब फूड होगा वो आपकी बॉडी से उसको बाहर निकालने के लिए भेज देगा. एंड इट इवन एब्जॉर्ब्स न्यूट्रिएंट्स. जो आपके खाने में जो स्पेशल अच्छे वाले न्यूट्रिएंट्स होंगे उनको भी वो एब्जॉर्ब कर लेगा. तो अच्छा हेल्दी खाना खाएंगे तो बहुत अच्छा अच्छा न्यूट्रिएंट्स लिवर एब्जॉर्ब करेगा. द नेक्स्ट थिंग, ब्रेन. द नेक्स्ट पार्ट इज ब्रेन. दिस ऑर्गन हैज़ 3 मेन पार्ट्स. इस ऑर्गन के 3 मेन पार्ट्स होते हैं, सेरिब्रम, सेरिबेलम एंड द स्टेम, और यू कैन से ब्रेन स्टेम. सेरिब्रम आपके जो अपर मोस्ट पार्ट है, ब्रेन के सबसे ऊपर टॉप पे होता है
और सेरिबेलम बिल्कुल स्टेम के, सेरिब्रम के बिल्कुल नीचे होता है। इनका फंक्शन क्या होता है? ब्रेन का फंक्शन ये होता है कि कोई भी मैसेज आप भेजते हैं या करते हैं, आपकी पूरी बॉडी का जो मूवमेंट है, जो भी एक्टिविटी आप करते हैं, वो सारा आपकी ब्रेन जो है वो इंस्ट्रक्शंस देता है। अगर आप अपने हैंड्स भी मूव कर रहे हैं डांस करते वक्त या खाना खाते वक्त, या आप वॉक कर रहे हैं, तो ये अपने लेग्स को इंस्ट्रक्शन देना, अपने हैंड्स को इंस्ट्रक्शन देना, आप बोल रहे हैं तो आपके माउथ को इंस्ट्रक्शन देना, ये सारे इंस्ट्रक्शंस कौन देता है? ब्रेन। किसी से कुछ लेना, किसी को कुछ देना, टू रिसीव एंड सेंड समथिंग, दिस ऑल इंस्ट्रक्शंस आर गिवन बाय ब्रेन। ये सब ब्रेन हमारे इंस्ट्रक्शन देते हैं, इसलिए ब्रेन इज द मेजर पार्ट ऑफ आवर बॉडी। तभी तो जब भी कहते हैं कि एक्टिवा चलाओ या टू व्हीलर चलाओ, सो ऑलवेज वेयर हेलमेट। हेलमेट पहनना चाहिए। पूरी बॉडी में तो हम हेलमेट नहीं पहनते हैं, ब्रेन के लिए हम हेलमेट पहनते हैं, बिकॉज ब्रेन इज द मेन पार्ट, क्योंकि वो हमारी पूरी बॉडी को इंस्ट्रक्शन सेंड करते हैं कि वर्क कैसे करना है। The next and the last human body part is lungs. This organ helps oxygen enter blood from the air we breathe. So इस organ का काम क्या है? इस organ का function है ऑक्सीजन, जो आप ऑक्सीजन ब्रीथ करते हैं वो आपको हेल्प करता है एंटर ब्लड फ्रॉम द एयर वी ब्रीथ। जो भी हम ऑक्सीजन को ले रहे हैं, अंदर एब्जॉर्ब कर रहे हैं, उसको ब्रीदिंग करने में वो उसकी हेल्प करता है। एयर में जो भी ब्लड है उसको ब्रीथ करने में बहुत अच्छे से ये हेल्प करता है। तो लंग्स एक तरह से आपके लिए हेल्दी होना चाहिए। तभी कहते हैं कि स्मोक नहीं करें या बाकी बैड थिंग्स नहीं करनी चाहिए, स्मोकी एरिया में नहीं जाना चाहिए, क्योंकि वो आपके लंग्स को अफेक्ट कर सकते हैं। तो लंग्स क्या है? आपकी ब्रीदिंग के लिए हेल्प करते हैं। जब भी आप ब्रीथ करते हैं तो वो ब्रीदिंग के लिए आपके वो सारा एयर, वो सारी ऑक्सीजन आपके लंग्स में जाती है। Did you know? Our tongue is the only muscle in the body that is attached at one end and not at the other. हमारी पूरी बॉडी में सिर्फ और सिर्फ एक टंग ही ऐसी मसल है पूरी बॉडी में जो कि सिर्फ एक एंड से अटैच्ड है और दूसरी एंड से ओपन है। वो दूसरी एंड से अटैच्ड है ही नहीं। जब भी आप अपना माउथ ओपन करेंगे तो आप देखेंगे कि आगे की तरफ से आपका टंग किसी भी पार्ट से अटैच नहीं है, तभी आप उसे इजीली मूव कर सकते हैं। सिर्फ पीछे के पार्ट से, लास्ट पार्ट से ही वो अटैच्ड है आपकी बॉडी से। इवन टंग इज द ओनली मसल जिसमें कोई भी बोन नहीं है, हड्डी ही नहीं है टंग में, कोई बोन नहीं है। बाकी सब जगह आपको बोन मिलेगी बट टंग में नहीं मिलेगी। दैट्स व्हाई इट्स फ्लेक्सिबल, आप इसको कैसे भी मूव कर सकते हैं। सो again I'm repeating that our tongue is the only muscle in the body that is attached at one end and not at the other. Now it's called the fun time. Which of these activities keep us healthy? Write yes or no. So अब मैं आपके सामने कुछ activities show करूँगी and you have to tell me that whether the activity should be yes or no. That is whether the activity is healthy or no. क्या वो activity healthy है? तो yes, नहीं है तो no. So let's start. Drinking 6 to 8 glasses of water every day. पूरे दिन में every day 6 to 8 glasses of water drink करना, क्या ये healthy है या नहीं है? The answer is yes. Yes, it is healthy. तो हमको पूरे दिन में कम से कम 6 to 8 glasses of water तो drink करना ही चाहिए. Having dinner late at night. रात में लेट में डिनर करना, is it healthy or not? The answer is no. No, never. कभी भी डिनर लेट में तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए. Try to have your dinner as early as possible. जितना हो सके जल्दी आप उसको फिनिश कर लें. Eating breakfast without brushing every day. रोज बिना ब्रश करे ब्रेकफास्ट करना, is it healthy or no? So let's check the answer. The answer is no. Yes, कभी भी बिना ब्रश करे एवरी डे ब्रेकफास्ट नहीं करना चाहिए. ओके, इमरजेंसी में कई बार हम लोग कर लेते हैं बट एवरी डे, नॉट एवरी डे, हर रोज नहीं. डोंट मेक इट अ हैबिट. ब्रश करिए एंड देन यू कैन गो फॉर योर ब्रेकफास्ट. डूइंग फिजिकल एक्टिविटी एवरी डे.
हर रोज़ फिजिकल एक्टिविटी करना। नाउ फिजिकल एक्टिविटी में बहुत सारी चीज़ें आ सकती हैं, लाइक एक्सरसाइज करना, गेम्स प्ले करना, रनिंग करना, वॉक करना, सो मैनी थिंग्स आर देयर। सो हर रोज़ इस तरीके की फिजिकल एक्टिविटी करना, इज इट हेल्दी और नो? येस, इट इज़ हेल्दी। तो हमको रोज़ फिजिकल एक्टिविटी करनी चाहिए इन द फॉर्म ऑफ एनी सेंस, लाइक आप वॉक कर सकते हैं, रनिंग कर सकते हैं, यू कैन प्ले गेम्स और यू कैन डू एक्सरसाइज, योगा यू कैन डू। So many other physical activities are there. You can opt for one. Eating fruit and vegetables on a regular basis. Regular basis पे रोज रोज fruit और vegetables को खाना. Is it healthy or no? Yes, yes it is healthy. रोज अगर आप fruit और green vegetables आप eat करेंगे तो आपकी body obviously healthy रहेगी. So the next thing is washing hands before and after each meal. हर एक मील के बाद hands को wash करना, चाहे वो मील से पहले हो या मील के बाद. तो is it healthy? Yes, it is healthy. मील, कोई भी मील लेने से पहले, कोई भी खाना खाने से पहले और खाना खाने के बाद अपने हैंड वॉश ज़रूर करने चाहिए, क्योंकि हम कहीं से भी आते हैं, हम कहीं से भी ट्रैवल करके आते हैं तो हमारे हैंड्स में जर्म्स होते हैं, और अगर हम वहीं पे मील खाना स्टार्ट कर दें तो वो जर्म्स हमारे अंदर बॉडी में चले जाएंगे. तो मील लेने से पहले हमको हैंड वॉश करना ज़रूरी है. अब जब हम मील ले लेते हैं तो भी हमारे हैंड्स डर्टी हो जाते हैं, क्योंकि हमने फूड में अपना हैंड पुट करा है, और वही अगर हम बाकी सब जगह करेंगे तो वहाँ पे भी जर्म्स आएंगे. सो आफ्टर मील ऑल्सो try to wash your hands. Now the next fun time activity is you have to find out the part which is affected by these ailments. Now I am going to show you some ailments. कुछ ऐसी injuries मैं आपको show करने वाली हूँ, तो आपको मुझे बताना है कि वो injuries कहाँ पे affect करती हैं. Like the first one, sprain. तो ये sprain जब हमारी body में होता है वो कौन से पार्ट को अफेक्ट करता है? लेट्स सी. मसल्स. यस, स्प्रेन हमारे मसल्स को, हमारी बॉडी में जो मसल्स हैं उनको अफेक्ट करता है. और ये स्प्रेन होता कब है? कि जब भी हम कभी वॉक कर रहे हैं या कोई काम कर रहे हैं, तो अगर हमारी कोई भी बॉडी एक ट्विस्ट हो जाता है, बॉडी का कोई भी पार्ट ट्विस्ट हो जाता है और हमारी बोन में अगर वो ट्विस्टनेस आती है तो उसको स्प्रेन कहते हैं. सपोज अगर मैं वॉक कर रही हूँ और वॉक करते करते मेरा जो लेग है वो टर्न कर गया, एकदम से ट्विस्ट हो गया, तो मेरी बोन नहीं टूटी, मेरी हड्डी नहीं टूटी है, लेकिन हाँ वो थोड़ा पेन करने लग गया है, तो उसको बोलते हैं हम स्प्रेन. अगर बोन नहीं टूटी है लेकिन फिर भी पेन कर रहा है, दैट मीन्स इट इज स्प्रेन. तो वो मसल्स में पेन होता है. सो स्प्रेन कहाँ होता है? मसल्स में. द नेक्स्ट कम्स फ्रैक्चर. नाउ फ्रैक्चर कब होता है? जब एक्चुअल में आपकी कोई भी बॉडी का पार्ट ट्विस्ट हो और आपकी बोन उसमें टूट गई हो, बोन ब्रेक हो गई हो, तब एक्चुअल में फ्रैक्चर हम उसको बोलते हैं. तो ये कौन से पार्ट को अफेक्ट करता है? बोन्स को. तो फ्रैक्चर अफेक्ट्स द पार्ट ऑफ बोन्स. द नेक्स्ट कम पोलियो. नाउ पोलियो इज ऑल्सो एन डिजीज, ये भी एक तरह का एलिमेंट है. तो ये कौन से पार्ट को अफेक्ट करता है? लेग्स. यस, पोलियो इज अ काइंड ऑफ वायरस. जैसे एक कोरोना एक जैसे वायरस है, सेम पोलियो भी एक तरीके का वायरस ही है, जो अगर आप उसकी वैक्सीन नहीं लगवाते हैं, जब आप छोटे होते हैं, बच्चे बेबीज होते हैं, अगर आप उनकी वैक्सीन ना लगवाएं तो फिर वो वायरस जिसके पोलियो की वैक्सीन नहीं लगी है आपके लेग्स को अफेक्ट करता है और आपके लेग्स वर्क करना बंद कर देते हैं. आपके लेग्स काम ही नहीं करते हैं, आप चल ही नहीं पाएंगे. सो पोलियो अफेक्ट्स द विच पार्ट ऑफ द लेग? लेग्स. तो कौन से पार्ट को अफेक्ट करता है? लेग्स को वो अफेक्ट करता है. सो पोलियो इज अ काइंड ऑफ वायरस विच यू कैन क्योर थ्रू अ वैक्सीन, जिसको आप क्योर कर सकते हो वैक्सीन लगवाकर. द नेक्स्ट कम एक्ने. सो एक्ने इज एन एलिमेंट विच अफेक्ट विच पार्ट ऑफ द बॉडी? यस, स्किन. ये स्किन को अफेक्ट करता है. एक्ने जब भी हम कहीं बाहर ट्रैवल करते हैं तो यू हैव सीन कि बहुत मड और सैंड और वो सब जो बैड एयर होती है वो सब आपके फेस पे आके लगती है. तो जब वो मड और जो भी मिट्टी होती है, डर्ट होती है, वो सब आपके फेस पे आके स्टिक हो जाती है, चिपक जाती है. और अगर आप घर आके अपने फेस को वॉश नहीं करते हैं, क्लीन नहीं करते हैं, तो वो जो मड होती है, वो जो डर्ट होती है, वो आपके फेस पर रह जाती है.
एंड क्योंकि वो कंटिन्यूस वहीं पे रही है, डर्ट आपकी स्किन पे है तो वहीं स्टिक हो जाती है और धीरे 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 करके वो एक्ने क्रिएट करने लगती है। एक्ने क्या होता है? एक तरीके का पिंपल, आप पिंपल भी कह सकते हैं। तो पिंपल हो जाता है, एक फुंसी जैसी हो जाती है जिसको हम फुंसी कहते हैं हिंदी में, तो एक पिंपल हो जाता है, इसको कहते हैं एक्ने। तो अगर आपको एक्ने नहीं करवाना है अपनी स्किन में, सो ट्राई टू वॉश योर हैंड्स वेन एवर यू आर कमिंग आउट फ्रॉम द होम। जब आप घर में आ रहे हैं बाहर से कहीं से ट्रैवल करके, सो ट्राई टू वॉश योर फेस अगेन एंड अगेन। द नेक्स्ट एलिमेंट इज अस्थमा। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स दे कॉल इट, बहुत से लोग इसको बोलते हैं अस्थमा। अस्थमा हिंदी में कहते हैं, बट इन इंग्लिश वी यूज टू कॉल इट अज़मा। ओके, एज़मा, इसको एज़मा कहेंगे। सो एज़मा अफेक्ट विच पार्ट? लंग्स। यस, एज़मा अफेक्ट आर लंग्स। अस्थमा हमारे लंग्स को अफेक्ट करता है। जब भी हम कोई भी ज़्यादा कुछ रॉन्ग ब्रीदिंग करते हैं, गलत ब्रीदिंग करते हैं या गलत चीज़ें हम इंटेक करते हैं, कई बार हम कुछ ऐसी रॉन्ग थिंग्स होती हैं जिनको हम इंटेक करते हैं, उसकी वजह से ये एज़मा की प्रॉब्लम हमें हो जाती है, जो कि हमारे लंग्स को अफेक्ट करते हैं। लंग्स हमारी ब्रीदिंग के लिए होते हैं ना, इसलिए। सपोज़ अगर कोई भी पर्सन कोई ऐसे एरिया में रहता है जहाँ पे बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन है, एयर पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा है, पूरे एयर में बहुत ज़्यादा डर्टीनेस है, बहुत गंदी है एयर, स्मोक ज़्यादा है, फैक्ट्रीज़ का स्मोक ज़्यादा है, तो उन लोगों को लंग्स की प्रॉब्लम होती है जिनको कहते हैं एज़मा। ये हमारी नोज़ में जो ब्रीथ करते हैं, नोज़ के थ्रू जो हम ब्रीथ करते हैं, उस एरिया को ये छोटा कर देता है, ब्रीदिंग एरिया को ये स्मॉल कर देता है, जिससे आप ज़्यादा ब्रीथ नहीं कर पाते हैं। ब्रीथ करने के लिए आपके जो नॉस्ट्रल्स बने हुए हैं उसको वो छोटा कर देता है और एयर लेने की जो स्पेस होती है वो कम हो जाती है। इस वजह से लोग प्रॉपर ब्रीदिंग नहीं कर पाते हैं। तो ये प्रॉब्लम होती है लंग्स के लिए, ये लंग्स में अफेक्ट करती है। जब आप ब्रीद ही नहीं कर पाएंगे तो फिर आपको प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाएगी। द नेक्स्ट एलिमेंट कम्स है कैटरेक्ट। दिस वी कॉल कैटरेक्ट। लिसन केयरफुली, कैटरेक्ट। तो कैटरेक्ट अफेक्ट आवर आईज। कैटरेक्ट हमारी आईज को अफेक्ट करते हैं, हमारी जो आई बॉल होती है उनको ये अफेक्ट करते हैं। स्लोली एंड ग्रेजुअली जिनको भी कैटरेक्ट होता है उनकी आइज़ में क्या प्रॉब्लम होने लगती है? उनकी आइज़ की जो बॉल होती हैं वो धीरे धीरे स्मॉल होनी शुरू हो जाती हैं, और स्मॉल होने लग जाती है तो उनको ब्लर दिखता है। जो भी पिक्चर वो देख रहे हैं या सामने जो भी चीज़ दिख रहे हैं वो धीरे धीरे उनको ब्लर, धुंधला दिखना स्टार्ट हो जाता है, और फिर एक टाइम ऐसा आता है कि उनको दिखना ही बिल्कुल बंद हो जाता है। सो कैटरेक्ट अफेक्ट्स द आइज़। सो वंस अगेन लेट्स रिवाइज इट। Sprain affects muscles, fracture affect bones, polio affect legs, acne affects skin, asthma affects lungs, and cataract affects eyes. Now the next topic and the last topic which we're going to study in this video is sounds in nature. अब आप नेचर में बाहर ट्रैवल करते हैं तो बहुत तरीके की साउंड्स आपको सुनने को मिलती है, तो वो किस टाइप की साउंड्स हैं? लेट्स गो फॉर इट। द फर्स्ट साउंड, व्हाट रसल्स इन द विंड। रसल्स क्या होता है? कोई भी सॉफ्ट या क्रैकलिंग साउंड जो होती है, कोई भी सॉफ्ट साउंड जो क्रैकलिंग हो, उस तरीके की साउंड को हम रसल्स कहते हैं। तो व्हाट रसल्स इन द विंड, विंड में क्या रसल करता है? लीव्स। यस, सो व्हाट रसल्स इन द विंड? लीव्स। स्प्लैश इज द साउंड ऑफ समवन और समथिंग। जब भी हम कोई भी चीज़ वाटर में फॉल करते हैं, फॉलिंग इन वाटर, तो जब भी कोई पानी में कुछ भी हम थ्रो करेंगे तो एक तरीके का साउंड निकल के आता है, उस साउंड को कहते हैं स्प्लैश। चाहे वो ह्यूमन बीइंग उसमें जंप कर रहा हो या ह्यूमन बीइंग ने उसमें कोई चीज़ थ्रो करी हो, तो फॉलिंग इन वाटर के साउंड को हम स्प्लैश कहते हैं। यू कैन हियर द बूम ऑफ थंडर। तो थंडर क्या हो गया? जब बिजली कड़कती है तो आपको एक खड़खड़ आवाज़ सुनाई देती है, दैट वी कॉल द बूम ऑफ थंडर। वो थंडर की बूम है, गूंज है एक तरह से। क्रैश इज द साउंड ऑफ समथिंग, लाइक समथिंग व्हाट? ब्रेकिंग। जब भी कोई चीज़ ब्रेक होती है तो जो साउंड निकल के आता है उस साउंड को कहते हैं क्रैश। चाहे वो कार एक्सीडेंट हो तब भी क्रैश का साउंड, क्योंकि कार ब्रेक हो गई है तो क्रैश का साउंड आता है। चाहे इस बॉय ने जैसे बॉल से विंडो को ब्रेक कर दिया है तो एक क्रैश का साउंड निकला है। नाउ डिड यू नो
When a dog is afraid of someone or something, it whines. जब भी डॉग किसी भी चीज़ से अफ्रेड होता है, डरता है, या किसी पर्सन से या किसी भी चीज़ से, तो वो जो साउंड निकालते हैं उस साउंड को कहते हैं whines. Same with the owl. An owl screeches when it wants to shoo away its predators. जब भी आउल को अपने प्रीडेटर्स को, जो उसको खाने आ रहे हैं, उनको अगर दूर भगाना है, शू अवे करना है, सो एन आउल स्टार्टेड स्क्रीचेस, वो स्क्रीच करना स्टार्ट कर देता है. जस्ट लाइक ह्यूमन्स, monkeys also scream when they are afraid or in danger. ह्यूमन्स को जैसे लगता है कि वो किसी डेंजर में है या किसी अफ्रेड है, डर रहे हैं, तो वो स्क्रीम करना स्टार्ट करते हैं, चिल्लाना शुरू कर देते हैं. तो सेम मंकीज ऑल्सो स्क्रीम. जब भी मंकीज को ये लगता है कि वो किसी डेंजर में है या किसी चीज़ से वो डर रहे हैं, सो दे ऑल्सो स्टार्टेड स्क्रीमिंग, वो भी स्क्रीम करना स्टार्ट कर देते हैं. अ कैट विल ऑलवेज हिस व्हेन अफ्रेड और इन डेंजर. कैट हमेशा हिस का साउंड ऐसे देगी जब भी वो किसी डेंजर में हो या वो किसी चीज़ से डरी हुई हो, तो वो हिस का साउंड करती है. सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस टॉपिक रियली वेरी केयरफुली. आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया होगा. सो वील मीट यू इन द नेक्स्ट part of this topic, nature and science, that is a part 2 topic. Till the time, take care and thank you.